Assalamu alaikum viewers. Hope you all will be happy and healthy in your homes. 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट करंट अफेयर्स इशू जो ना ही FPSC के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स बल्कि AD, MOD और इंस्पेक्टर के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो है द फ़लस्तीन इशू। पैलेस्टाइन इशू बहुत बड़ा इशू है और इसके जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत वाइड हैं। इस इशू में से एग्ज़ाम में किसी भी एंगल में टॉपिक का सवाल आ सकता है और जो भी एंगल हो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ द फ़लस्तीन इशू वो इनकॉर्पोरेट करनी ही करनी है। इसलिए आज जो हम करने वाले हैं वो होगी द हिस्ट्री ऑफ फ़लस्तीन इशू के ये इशू स्टार्ट कैसे हुआ और एस्केलेट होने तक इस इशू की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो स्टार्ट करते हैं जी। 31 अक्टूबर 1917 ब्रिटिश फोर्सेस ऑक्यूपाई करती हैं, कॉन्कर करती हैं फ़लस्तीन ऑटोमन तुर्क्स से, जिससे 1400 सालों का जो इस्लामिक रूल है इस रीजन में वो एंड होता है। और इज़राइली फ़लस्तीनियन का जो इशू है वो नियरली अ सेंचुरी पुराना है, जब ब्रिटिश वर्ल्ड वार 1 के दौरान प्लेज करती है नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल फ़लस्तीन के अंदर अंडर द बेलफोर डिक्लेरेशन। तो ये पूरी कहानी जो है इस बेलफोर डिक्लेरेशन से स्टार्ट होती है इस इशू की। और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में आप बेलफोर डिक्लेरेशन की जो हेडिंग है वो सबसे पहले डालेंगे। बेलफोर डिक्लेरेशन जो है वो इशू हुआ था 2 नवंबर 1917 को। ये जी एक स्टेटमेंट थी जो ब्रिटिश के उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर, जिनके नाम से ये डिक्लेरेशन है, वो इन द फॉर्म ऑफ लेटर थी और उन्होंने एड्रेस किया था लियोनर वाटर रॉथस्चाइल्ड को, जो उस वक्त ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के सबसे बड़े फिगर हेड थे। वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने के बाद कुछ टेरिटरीज़ थे जो एज अ मैंडेट जो विक्टर्स थे उनको दिए गए थे। तो क्लास ए कैटेगरी के जो मैंडेट थे, जो ओटोमन एम्पायर से जो प्रोविंसेस उन्होंने छीने थे, उनमें कैटेगरी ए के जो मैंडेट टेरिटरीज थे जो ब्रिटिश को दिए गए थे उनमें से फ़लस्तीन भी एक टेरिटरी थी। और जो मैंडेट ब्रिटिश को दिया गया था इस टेरिटरी के लिए, उसमें इस बेलफोर डिक्लेरेशन के टर्म्स भी इंक्लूडेड थे। तो ये बेलफोर डिक्लेरेशन असल में था क्या, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने लियोनल वाटर को कहा क्या था। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू विद फेवर द इस्टेब्लिशमेंट इन पैलेस्टाइन ऑफ अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल एंड विल यूज देयर बेस्ट endeavors टू फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। कि हिज मैजेस्टी की जो गवर्नमेंट है वो फेवरेबल है फ़लस्तीन में देखने के लिए एक नेशनल होम जूइश पीपल के लिए, और अपनी वो पूरी कोशिश करेगी कि इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो जो भी कोशिश कर सके वो करेगी। यानी कि इंग्लैंड जो था वो फेवरेबल था एक नेशनल होम जूइश पीपल्स के लिए फ़लस्तीन के अंदर बनाने का। और इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की जो आर्मी है, जो नेवी है, वो फुल कोशिश करेगी कि कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक अगर ये नेशनल होम बनाने के बीच में आ रहा है तो उसको वो हटाएंगे। ये जो डिक्लेरेशन थी ये हिस्टोरिकल स्टडीज़ में बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। उसके रीज़न्स हैं, उसके टोटल 3 रीज़न्स हैं। फर्स्टली जी, ये जो स्टेटमेंट है ये एक यूरोपियन पावर की तरफ से आई थी एक नॉन यूरोपियन टेरिटरीज़ के लिए, और इस डिक्लेरेशन में उन्होंने डिसरिगार्ड किया था बोथ प्रेजेंस एंड विशेस ऑफ द नेटिव मेजॉरिटी जो उस टेरिटरी के अंदर थे। ये एडवर्ड साद की जी स्टेटमेंट है जो फ़लस्तीनी अमेरिकन स्कॉलर है और अपनी कॉलोनियलिज्म की जो
स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च है, उनके लिए इनको फेमस माना जाता है। बेसिकली ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था ज्यूज़ को एक लैंड जहाँ पे नेटिव की जो मेजॉरिटी है, जो पॉपुलेशन है, वो 90% से ज़्यादा है। 90% से ज़्यादा वहाँ पे फ़लस्तीनियन है, और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो 10% है। उसमें उन्होंने ज्यूज़ को एक नेशनल होम बनाने के लिए इजाज़त दे दी थी। और एडवर्ड साद की जो स्टेटमेंट है, ये आप अगर कोट करें पेपर में, तो ये स्टेटमेंट ये थी कि इट वाज मेड बाय अ यूरोपियन पावर अबाउट अ नॉन यूरोपियन टेरिटरी in a flat disregard of both the presence and wishes of the native majority resident in that territory. सेकेंडली जी, ये इसलिए कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि ब्रिटिश ने इस टेरिटरी के लिए बहुत सारे कंटेंडर्स को प्रोमिस किए थे। सबसे पहले उन्होंने अरब्स को इंडिपेंडेंस प्रॉमिस की थी ओटोमन से, जो 1915 हुसैन मैकमहन कॉरेस्पॉन्डेंस में उन्होंने दिया था। सेकंड, उन्होंने फ्रेंच को प्रॉमिस किया था स्काइज पिकॉट एग्रीमेंट के तहत कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ़लस्तीन है वो इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होगी, और जो रेस्ट है वो इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में, दोनों के बीच में स्प्लिट कर देंगे उनको। आधी थोड़ी सी इंग्लैंड को दे देंगे, आधी थोड़ी सी फ्रांस को दे देंगे। और जी तीसरा, ये डिक्लेरेशन, इसका मतलब ये था कि फ़लस्तीन जो थी वो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाएगी, और फ़लस्तीनी अरब्स जो थे, जो वहाँ पे रह रहे थे, वो इंडिपेंडेंस गेन नहीं करेंगे। तीसरा और फाइनल जो कंट्रोवर्शियल होने का रीज़न ये था कि ये डिक्लेरेशन जो इंट्रोड्यूस की थी, ये रिपोर्टेडली एक अनप्रेसिडेंटेड था इन द इंटरनेशनल लॉ। और जो ये नेशनल होम का जो उन्होंने टर्म यूज़ किया था, ये एक बहुत वेग टर्म है, जिसकी मीनिंग जो है इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इसको हम किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, और ज्यूज़ ने इस टर्म को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था आगे जाके। तो बेसिकली ये सारा कुछ जो था वो ये था कि बेलफोर डिक्लेरेशन था क्या, और ये कंट्रोवर्शियल क्यों था। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बेलफोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश ने इशू क्यों किया था, इसके पीछे रीजंस क्या थे। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस दौर में खुद वो ज़ायोनिस्ट थे, और कुछ लोग दूसरे जो थे वो ये मानते हैं कि एंटी सेमेटिक रीजनिंग की वजह से उन्होंने ये इशू किया था। ये उन्होंने एक सॉल्यूशन देखा था कि जूइश प्रॉब्लम, जो जूइश लोगों को हर जगह पे मार्जिनलाइज कर रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे, एथनिक क्लिनजिंग कर रहे थे, उनका ये सॉल्यूशन है। उनका अलग एक सेफ जगह पे उनका घर बनाना। लेकिन जो मेन स्ट्रीम एकेडेमिया है, उनमें ये बात पक्की हो चुकी है कि ये इशू इसलिए हुई थी क्योंकि ब्रिटिश के जो थे वो इम्पीरियल इंटरेस्ट थे इजिप्ट के अंदर और सुएज़ कैनाल के अंदर, कि ये इजिप्ट और सुएज़ कैनाल बहुत ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएं। और जो दूसरी बात थी वो ये थी कि ब्रिटिश जो है वो ज़ायोनिस्ट को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो रैली करना चाहते थे सपोर्ट अपनी अमंग द ज्यूज़ ऑफ यूएसए एंड रशिया। ब्रिटिश ये होप कर रही थी कि इसके बदले में जो ज्यूज़ वहाँ पे थे वो अपनी गवर्नमेंट्स को इंकरेज करेंगे कि वॉर में अभी तक आप स्टे करें, जब तक विक्ट्री ना हो जाए वॉर को कंटिन्यू रखें। और जी जो लास्ट एक लिबरल व्यू है मेन स्ट्रीम एकेडेमिया में, वो ये है कि ज्यूज़ को हर जगह पे परसिक्यूट कर रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सिंपैथेटिक थी कि उनकी बहुत सफरिंग हो रही है और उनको इस सफरिंग से हमें आज़ाद करना चाहिए। आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि इस बेलफोर डिक्लेरेशन का अरब जो पीपल थे उन्होंने इसको कैसे लिया था। 1919 में वुड्रो विल्सन जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट की थी किंग क्रेन कमीशन के नाम से। वो ये देखना चाहते थे कि जो मैंडेट सिस्टम उन्होंने बनाया था फ़लस्तीन और सीरिया में, उसके लिए पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो उसकी ये फाइंडिंग थी कि मेजॉरिटी ऑफ फ़लस्तीनियंस, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ज़ायोनिज़्म दिखाई थी।
الاستقلال العربی ایک نیوز پیپر تھا جو نومبر 1990 میں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اس آرٹیکل میں ایک لائن جو آپ کوٹ کر سکتے ہیں وہ جو پبلک اوپینین کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس بیلفور ڈکلیریشن کے لیے پبلک اوپینین کیا تھا عرب کنٹریز میں، تو یہ لائن تھی اس میں: آر کنٹری از عرب، فلسطین از عرب اینڈ فلسطین مسٹ ریمین عرب. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ بیلفور ڈکلیریشن کے لیے برٹن کے علاوہ اور کون ریسپانسبل ہے. تو سب سے پہلے جو ریسپانسبلٹی برٹش کے علاوہ جو آتی ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کے اوپر آتی ہے. ووڈرو ولسن جو تھا وہ ایکسٹریملی فیوریبل تھا اس موومنٹ کے لیے. جو منٹس میٹنگ کے تھے وار کیبنٹ سپٹمبر کی 1917 کی جو میٹنگ تھی، ان کے جو منٹس میں یہ بات آئی ہے کہ ووڈرو ولسن ایکسٹریملی فیوریبل تھے اس موومنٹ کے لیے. اور جو تیسری ریسپانسبلٹی آتی ہے امریکہ اور برٹن کے علاوہ وہ فرانس کی ہے. فرانس بھی اس میں انوالو تھا اور اس نے سپورٹ اناؤنس کی تھی. اور جی اس بیلفور ڈکلیریشن کا امپیکٹ کیا پڑا تھا فلسطینین لوگوں کے اوپر؟ یہ سر پریکرسر تھی اور اس نے انسپائر کیا تھا 1948 میں جو فلسطینین کے خلاف ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی، نکبہ ڈے جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں آج، نکبہ. اس نکبہ کو اس نے انسپائر کیا تھا اس ڈکلیریشن میں. اس نکبہ میں زائونسٹ آرم گروپ جن کو برٹش نے ٹرین کیا تھا، اس نے فورسیبلی ایکسپیل کیے تھے مور دین 750,000 فلسطینین اپنے ہوم لینڈ کے باہر. تو جی یہاں پہ بیلفور ڈکلیریشن اور ہسٹری آف فلسطین ایشو کا جو پہلا مین ہیڈنگ ہے جو بیلفور ڈکلیریشن ہے، اس کی ڈسکشن یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. اس پوری ڈسکشن میں ہم نے جو ڈسکس کیے تھے اس کے سب ہیڈنگز وہ یہ تھے کہ یہ ڈکلیریشن بیسیکلی تھی کیا، اور اس کے ایگزیکٹ ورڈ کیا تھے جو آرتھر بیلفور نے لیونل واٹر کو کہے تھے ایز اے لیٹر کی صورت میں، اور وہ یہ کنٹروورشل کیوں تھا اور یہ ایشو کیوں کیا گیا تھا، اور اس میں فلسطینین جو پیپل تھے اور جو عرب پیپل تھے ان کا پبلک اوپینین کیا تھا، اور برٹن کے علاوہ اور کس کی ریسپانسبلٹی تھی اس بیلفور ڈکلیریشن کو کیری آن کرنے میں، اور جو لاسٹ تھا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ فلسطینین پیپل پہ پڑا کیا تھا بیسیکلی. یہ اینڈ کرتی ہے ہماری آج کی ڈسکشن جو تھی بیلفور ڈکلیریشن اور ہسٹری آف فلسطین ایشو.